दोस्तों, आप सभी लोग का सरफो स्टडी में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज के पद के बारे में सीखेंगे, यानी कि टर्म्स ऑफ ट्रायंगल सीखेंगे। यानी कि त्रिभुज में माध्यिका किसे कहते हैं, माध्यक किसे कहते हैं, ये सारे हम लोग सीखेंगे त्रिभुज का। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा? इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने त्रिभुज के टाइप सीख लिए और त्रिभुज के कितने साइड होते हैं वो सीख लिए और त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं वो सीख लिए। तो टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी होती थी हम लोगों की? 7। वो अगले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टर्म्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं हम लोग माध्यिका से, यानी कि मीडियन से। ठीक है, तो माध्यिका का जो डिफिनेशन होता है वो होता है किसी भी त्रिभुज में उसके किसी भी शीर्ष से खींची गई रेखा सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटे तो यह रेखाखंड माध्यिका कहलाती है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि किसी भी त्रिभुज में उसके किसी भी शीर्ष से खींची गई रेखा सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटे तो यह रेखाखंड माध्यिका कहलाती है। क्लियर है? क्या समझ में आया कि कभी भी किसी भी शीर्ष से खींचा गया रेखा वो सामने वाली भुजा को जब 2 बराबर भागों में बांटे तो उसे माध्यिका कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? टोटल 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है, कौन कौन? तो एक ये और एक ये। ठीक है, ये सारी बातें मैंने पहले बता चुका हूँ आप लोगों को कि शीर्ष क्या है। तो ये बोल रहा है कि इससे जस्ट सामने ये, क्योंकि इसके सामने तो ये भुजा है, खींच दिए, तो ये जो यहाँ से यहाँ खींचे हैं तो ये दोनों का जो भाग होगा वो दोनों एकदम बराबर होगा। यानी कि इधर 5 होगा तो इधर भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। क्लियर है? यानी कि दोनों को बराबर भागों में बांटेगा। ऐसा नहीं कि इधर ज़्यादा उधर ज़्यादा, नहीं, एकदम बराबर भागों में बांटेगा। तो इससे बराबर भागों में बांटने का काम किसने किया? इसने किया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? माध्यिका। क्या नाम है इसका? माध्यिका। ठीक है, इसे 2 बराबर भागों में बांटा गया इसलिए इसे माध्यिका कहते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि त्रिभुज में कुल कितनी माध्यिकाएं हो सकती हैं तो आपका आंसर क्या होगा? बताइए कि त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हो सकती हैं? बोलिए। त्रिभुज में 3 ही माध्यिकाएं हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? 3 ही हो सकती हैं। ठीक, तो फर्स्ट यहाँ से यहाँ और सेकेंड यहाँ से यहाँ और थर्ड यहाँ से यहाँ। क्लियर है? यानी कि त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हो सकती हैं? तो माध्यिकाओं की संख्या क्या होगा हम लोगों का? इसमें 3 ही होगा। क्लियर है? ठीक, और माध्यिकाओं का काम क्या है कि वह सामने वाली भुजाओं को 2 बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, 2 बराबर भागों में बांटेगा। यानी कि इधर 5 है तो इधर भी 5 होगा। अगर मान लीजिए इधर 4 है तो इसका इस साइड में कितना होगा? 4 ही होगा। इधर अगर 3 है तो इधर भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर ही होगा या जो होगा। ठीक, यानी कि दोनों तरफ बराबर ही होगा। ठीक, क्लियर है? यानी कि इससे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक फ्रेज ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये त्रिभुज है, एक ये हुआ माध्यिका, एक ये हुआ और एक ये हुआ। ठीक है, इसका नाम अगर देते हैं ये A B C D E और ये F। ठीक, तो ये जो है इसे कौन 2 बराबर भागों में बांटेगा? E बांटेगा। तो यानी कि AE इक्वल टू BE होगा ना? प्यार से समझिए, एकदम आराम से। माध्यिका का काम क्या है कि वो सामने वाली भुजाओं को 2 बराबर भागों में बांटे, 2 बराबर भागों में। तो यानी कि ये अगर कटेगा तो इधर भी उतना उधर भी उतना, तो यानी कि AE का जो मान होगा वो BE का मान होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? BF इक्वल टू क्या होगा? FC। ये जितना तो ये भी उतना। क्लियर है? तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ, यानी कि AD इक्वल टू DC। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को कि माध्यिका क्या होती है? यानी कि वो सामने वाले भुजाओं को 2 बराबर भागों में बांटेगी, तो उसे क्या कहेंगे? माध्यिका। तो माध्यिका क्या हुआ? ये वाला माध्यिका हुआ क्या? नहीं, बांटने का काम कौन कर रहा है? तो ये दाई कर रहा है, इसलिए ये माध्यिका होगा।
ठीक है। जो बंटता है वो माध्यिका नहीं होता है, जो बांटता है वो माध्यिका होता है। ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि माध्यिका समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो माध्यिका क्या है? जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटे वो माध्यिका है। तो टोटल माध्यिकाओं की संख्या कितनी होती है त्रिभुज में? तो 3 होती है। ठीक है, शीर्ष की संख्या 3, भुजाओं की संख्या 3, तो माध्यिकाओं की संख्या भी 3। क्लियर है। अब चलते हैं अगले पर। ये रहा हम लोग का नेक्स्ट, क्या है हम लोग का? केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे केंद्रक या गुरुत्व केंद्र के बारे में। इससे इंग्लिश में सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड कहते हैं इसे। तो ट्रायंगल का जो केंद्रक होता है वो, उसका डिफिनेशन क्या होता है पहले वो हम लोग जान लेते हैं। इसका डिफिनेशन होता है माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक कहते हैं। ठीक है, किसके छेद? तो माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको क्या बताया कि माध्यिकाओं क्या होती है, माध्यिका के बारे में आपको बताया। ठीक है, तो माध्यिका क्या था कि वो अपने सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता था। तो ये यहाँ पर काटेगा तो इसका इस जगह, तो इसका इस जगह, ऐसा ही था ना। ठीक, तो मैंने नाम दे दिया था कुछ भी, तो इसे डी लिख देते हैं, इसे ई, इसे एफ। ठीक, माध्यिका क्या है हम लोग का? तो ये जो दागी खींचा गया इसे को हम लोग क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पर हम लोग को केंद्रक जाना। तो केंद्रक क्या है? माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को ही केंद्रक कहते हैं। तो देखिए ये सब माध्यिकाएं कहाँ पर मिल रही है? इस जगह पर मिल रही है ना, इसी को ही केंद्रक कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? केंद्रक कहा जाता है। ठीक, ये सारे जितने माध्यिकाएं हैं यहीं पर आकर मिल रहा है ना, इसलिए इसे केंद्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? केंद्रक। केंद्रक समझ में आ रहा है? केंद्रक कैसे बना? केंद्रक माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद से केंद्रक बना। ठीक है, और इसका एक क्या कंडीशन है कि जब ये माध्यिकाएं एक दूसरे को काटते हुए जाती है तो यहाँ पे जो सेंट्रोइड होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे देख सक रहे हैं कि सेंट्रोइड इस साइड अलग और इस साइड अलग, इसे दो भागों में बांट रहा है, दो भागों में बांट रहा है ना। यहाँ पर आप यहाँ से देख सकते हैं कि इधर अलग है, इधर अलग है। ठीक, तो यहाँ पर जब भी वो कटेगा तो केंद्रक उसे 2:1 के अनुपात में बांटती है। कितने के अनुपात में? 2:1 के अनुपात में बांटती है। किसे बांटती है? तो माध्यिकाओं को। आपसे पूछा जाएगा कि माध्यिकाओं को केंद्रक किस अनुपात में बांटती है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2:1 होगा। क्या होगा? 2:1। तो कौन कौन होगा चलिए वो देख लेते हैं। फिलहाल आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि केंद्रक किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया ना। और ये समझ में आ गया कि केंद्रक प्रतिच्छेद रेखा को किस अनुपात में बांटती है? तो 2:1 में बांटती है। ठीक, तो यहाँ पर केंद्रक जो है किस अनुपात में बांटती है? तो 2:1 में। ठीक, तो यहाँ पर 2 का मान कौन सा होगा? तो देखिए ए से लेकर के इसका मान चलिए ओ ले लेते हैं। तो ए से ओ तक AO बटा OF नीचे वाला ये टोटल। उसके बाद यहाँ से यहाँ BO बटा OE और यहाँ से यहाँ, यानी कि ये देखिए केंद्रक से जो जा रहा है, केंद्रक से बोल रही है क्या कहता है इसे? शीर्ष से जो भी जाएंगे उसका मान ऊपर लिखे रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए ए से लेकर के ओ तक यहाँ पर है, फिर यहाँ से ओ तक इस जगह पर है, और जो बाकी बच जा रहा है उसे हम लोग नीचे लिख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर यही होगा OC, कहाँ पर होगा? ऊपर में होगा OC या फिर CO बटा फिर OD। क्लियर है ना? तो इसका जो अनुपात हो वो किस अनुपात में होगा? 2:1 में होगा। यानी कि ऊपर वाले जितने हैं यहाँ से जो आ रहा है शीर्ष से, इसका मान आपका 2 होगा और नीचे वाला का मान 1 होगा। ठीक है, वो किस में? अनुपात में। किस में? अनुपात में। ठीक है, इस अनुपात में बांटने का काम किसका है? तो ये केंद्रक का काम करता है। ठीक है, किसका? केंद्रक का काम। तो ये कौन सी रेखा है? ये हम लोगों की कौन सी रेखा है? माध्यिकाएं। ठीक,
माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद से हम लोगों का केंद्रक बना। इतना क्लियर है। और क्या क्लियर हुआ कि जब भी केंद्रक होगा माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में बांटेगी। ये क्लियर हो गया हम लोगों का। एक चीज़ और क्लियर कीजिए कि यहाँ पर देखिए कि टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, गिनिए 1 2 3 4 5 और एक 6। ठीक है। आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। ये केंद्रक के यहाँ पर काम है, इसे बांट देना। ठीक, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये किसका काम था? हम लोगों का केंद्रक का। केंद्रक का वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 ट्रायंगल बन जा रहा है। ऊपर से क्या हो जा रहा है कि इसे किस अनुपात में बांटा जा रहा है? 2:1 में। तो किसे बांट रहे हैं हम लोग? तो ये माध्यिका को। ठीक है, क्योंकि ये दागी तो क्या है हम लोग का? माध्यिका ही है। माध्यिका ही है ना। माध्यिका का काम क्या था कि वो अपने सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटे। ठीक है, तो क्लियर है इतना दूर तक। अब चलिए इसका आगे सीखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग परपेंडिकुलर यानी कि लंब के बारे में सीखेंगे। ठीक है, क्या है? परपेंडिकुलर यानी कि लंब। इसका डिफिनेशन होता है किसी दी गई रेखाखंड पर एक दूसरी रेखाखंड उसे किसी भी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाए तो यह कोण बनाने वाली रेखा लंब कहलाती है। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा डिफिनेशन दिया गया है। सिंपल सा समझने के लिए क्या है? सिंपल सा समझिए कि कोई भी रेखाखंड यानी कि जैसे ये ए से बी तक दिया गया। ठीक है, क्या है? ए से बी तक। और कोई दूसरी रेखाखंड जैसे कि मान लीजिए ऊपर से कहीं पर भी, ऐसा नहीं कि सीधा ही हो, कहीं पर भी इस जगह और इस जगह पर आपका अगर 90 डिग्री का कोण बन जाए, इसका मान भी दे देते हैं P और ये Q। ठीक है, तो जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है वो लंब हो जाएगा। तो 90 डिग्री का कोण कौन बना रहा है? ये बना रहा है ना PQ। तो PQ क्या हो जाएगा हम लोग का? लंब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि जब भी कोई दी गई रेखाखंड पर कोई दूसरा रेखा 90 डिग्री का कोण बनाए तो वह लंब कहलाता है। सिंपल सा। ठीक है, यानी कि वो सीधा 90 डिग्री का एंगल बना देगा, बस वो लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी का लंब क्या हो जाएगा? तो ए बी का लंब हो जाएगा हम लोग का PQ, यानी कि ए बी का लंब क्या है? PQ। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ए बी का लंब कौन सा है? PQ है। ये समझ में आ रहा है क्यों है? क्योंकि ए बी ये है और इसके ऊपर PQ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक, यही कॉन्सेप्ट हम लोग ट्रायंगल में भी यूज़ कर सकते हैं। क्या है? तो चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग। ट्रायंगल में क्या यूज़ करना है कि जैसे ये ट्रायंगल दिया गया है तो आप सोचते हुए कि यहाँ से सीधा है, ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर भी बन सकता है आपका एंगल। हमें सिर्फ 90 डिग्री चाहिए। तो ये जैसे ये मान लीजिए BC है और ये PQ है, तो ये 90 डिग्री बना रहा है, यानी कि PQ यहाँ पर भी लंब हो जाएगा। ये इस जगह भी हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाए। बस वो जहाँ यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना गया, बस हो गया। ये इस जगह भी हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि वो 90 डिग्री का एंगल बने। जो आपका 90 डिग्री का एंगल बना दे वो क्या हो गया? हम लोग का लंब हो गया। सिंपल सा। क्लियर है? उतना आप लोगों को ये याद करने की दरकार नहीं है, उसका डिफिनेशन सिर्फ आप लोग समझिए कि लंब होता है क्या है। ठीक, क्योंकि अब हम लोग बच्चे नहीं रहे हैं, हम लोगों को कंपटीशन एग्जाम निकालना है, सिंपल से ऐसे करना। अब आपसे पूछ लिया जाए कि लंब का मान कितना डिग्री होता है, आपको ऑप्शन में रहेगा 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो लंब का मान कितना होता है बताइए? 90 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। क्लियर है? ठीक, अब चलिए इसका आगे कुछ सीखते हैं हम लोग। अब हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या चीज़? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका हिंदी है लंब समद्विभाजक। ठीक, तो इससे पहले हम लोगों ने परपेंडिकुलर यानी कि लंब के बारे में समझा। लंब क्या था कि वो सिर्फ 90 डिग्री का कोण बनाता था, लेकिन ये क्या करेगा कि वो 90 डिग्री के साथ साथ तो वो 2 बराबर भागों में भी बांटेगा। ठीक, तो इसका डिफिनेशन क्या है? चलिए वो देख लेते हैं। डिफिनेशन है एक रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए समद्विभाजित करती है उसे लंब समद्विभाजक कहते हैं। ठीक है, वही बात है, यानी कि
जैसे ये रहा, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल तो बना ही रहा है, लेकिन इसे क्या कर रहा है कि दो बराबर भागों में बांटेगा भी, यानी कि इधर 5 है तो इधर भी 5। ठीक है, इसलिए इसका नाम लंब समद्वि भाजक कहा गया, क्योंकि समद्वि भाजक का मतलब ये होता है कि दो बराबर भागों में बांटना। ठीक, क्लियर है कि लंब समद्वि भाजक क्या किसे कहते हैं? तो वह रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाने के साथ साथ इसे दो बराबर भागों में बांटे, उसे लंब समद्वि भाजक कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर जैसे त्रिभुज में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग तो ट्रायंगल पढ़ रहे हैं ना, तो त्रिभुज में देखते हैं क्या है। जैसे ये रहा ट्रायंगल, ठीक, तो इसका लंब सम पहले तो ये सामने वाली रेखा पर क्या करेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक, 90 डिग्री का एंगल तो बनाएगा ही, और साथ साथ क्या करेगा कि ये जितना है ये भी उतना ही। क्लियर है। तो ये भी क्या करेगा, ये भी वही काम करेगा। ठीक, यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और इधर जितना इधर भी उतना। ठीक है, इधर 3 को दे दे रहा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक, और तो ये क्या होगा, ये भी वही काम करेगा। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाने के साथ साथ इधर जितना इधर भी उतना। क्लियर है। यानी कि ये क्या काम कर रहा है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल तो बन ही रहा है, और साथ साथ क्या, इसे दो बराबर भागों में बांटा भी जा रहा है। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, लंब समद्वि भाजक, यानी कि लंब बनाते हुए उसे दो बराबर भागों में बांटने का काम करता है। ठीक है, क्लियर है इतना दूर तक। अब चलिए इसका आगे कुछ सीखते हैं हम लोग। अब हम लोग एल्टीट्यूड यानी कि शीर्ष लंब के बारे में सीखते हैं। ठीक है, क्या चीज़, शीर्ष लंब। इसका डिफिनेशन है, किसी भी त्रिभुज में उसके किसी भी शीर्ष से खींचा गया रेखा जो सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाए उसे शीर्ष लंब कहते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या है, किसी भी त्रिभुज में उसके किसी भी शीर्ष से खींचा गया रेखा जो सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाए उसे शीर्ष लंब कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। यानी कि चलिए इसे तस्वीर से हम लोग समझते हैं कि इसका बोलने का मतलब क्या है शीर्ष लंब का। तो कुछ खास नहीं है, सिंपल सा है। जैसे कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसका शीर्ष ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो कहीं से भी हम यहाँ से ले लेते हैं, तो यहाँ से ये सामने वाली रेखा पर जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, कितना का, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो बस इसे ही शीर्ष लंब के नाम से जाना जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, शीर्ष लंब कहते हैं। क्लियर है। क्यों कहते हैं शीर्ष लंब, क्योंकि शीर्ष का मतलब क्या होता है, शीर्ष देखिए ये माथा, और लंब का मतलब यहाँ पर 90 डिग्री। जब शीर्ष से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाए तो उसे शीर्ष लंब कहते हैं। क्लियर है। तो शीर्ष लंब की संख्या यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, एक और एक इस जगह और एक इस जगह, हो गया ना 3। यानी कि शीर्ष लंब की संख्या कितनी, तो 3। किसमें, तो त्रिभुज में। ठीक है, क्लियर है शीर्ष लंब के बारे में। तो आप चलिए इसका आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग लंब केंद्र यानी कि ऑर्थो सेंटर के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या है, यह त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु है। ठीक है, यानी कि लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर का डिफिनेशन क्या है, यह त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो किसका, शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया कि शीर्ष लंब क्या होता है। शीर्ष लंब क्या होता है, जो शीर्ष से अपने सामने वाले भुजा पर कितना डिग्री का एंगल बनाए, 90 डिग्री का, एक यहाँ पर तो एक इस जगह तो एक इस जगह। ठीक है, तो हम लोग को सीखना क्या था, लंब केंद्र। तो यहाँ पर जो ये बिंदु जुट रहा है, ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर, इसी को लंब केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को लंब केंद्र। समझ में आ रहा, लंब केंद्र किसे कहते हैं, जब शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु को ही लंब केंद्र कहते हैं। तो ये रहा शीर्ष बिंदु, शीर्ष लंब, और इसका लंब केंद्र। ठीक है,
क्लियर है, समझ में आ गया कि लंब केंद्र कैसे बनता है। और इसका एक चीज़ और है लंब केंद्र का, जैसे कि लंब केंद्र के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल बन रहे हैं ना, तो इसका जो ये होगा यानी कि मान होगा वो किस तरह से निकालते हैं हम लोग। जैसे यहाँ तो इसका चलिए मान दे देते हैं हम लोग, ये E F G और ये O, ठीक। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इसे मिटा दे रहे हैं, यानी कि समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री में आप जितना समझिएगा उतना आपके लिए फायदेमंद है। ये इस जगह पर, ठीक है। तो EFG ना, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, हम EFG और बीच में O कर दिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा ये एंगल यानी कि एंगल BOC, ठीक है, कौन सा, यहाँ से यहाँ, और प्लस एंगल A, कौन सा, ये वाला, जस्ट इसके सामने वाला। ये दोनों का एड 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी दोनों का कोण कितना के बराबर होगा, तो 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक। और क्या है कि जैसे आप इस साइड से ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ, इस जगह से इस जगह, यानी कि एंगल AOB प्लस, तो इसका सामने जैसे ये हम लोग लिए तो इसका सामने कौन सा है, C है, तो एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक। अब जस्ट इस साइड भी वही होगा, यहाँ से इस साइड लेंगे ये वाला पोर्शन, यहाँ से ये, यानी कि एंगल AOC बराबर प्लस क्या हो जाएगा, इसका सामने यानी कि B बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। यानी कि इसका मान और एंगल A का मान 180 डिग्री के बराबर होता है, एंगल AOB प्लस एंगल C का मान 180 डिग्री के बराबर होता है, और एंगल AOC प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री का मान होता है, ठीक है। कब, जब लंब केंद्र दिया रहेगा तब, उस टाइम होता है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में जितना कुछ सीखे हैं वो सभी को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें और इसका प्रैक्टिस कर लें, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे आप हम लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, मैं सोल्व करके दिखाऊंगा। और इससे ज़्यादातर रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग आगे वाले वीडियो में सीखेंगे कि लंब केंद्र का अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन रहता है तो उसे किस तरह से सोल्व किया जाता है, ठीक। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।